तो ठीक है जी, तो लास्ट टाइम तक हम लोगों ने किया था कुछ, एक तो कोर्जन और एक अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है जी लास्ट टाइम। तो आज बेसिकली उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, यानी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन मिस्टेक जैसी कुछ बातें। हालांकि जिसके अंदर सबसे पहले बातों की शुरुआत करेंगे किससे, कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच के अंतर से। तो बेसिकली दोनों के अंदर मेनली अंतर क्या है, तो जो आमतौर पे कोर्जन होता है वो थोड़ा सा प्रेशराइज वाला होता है, यानी कि जहां पर आप कोई चीज़ की धमकी दे रहे होते हो, कोई गलत काम कर रहे होते हो, आईपीसी के अंदर जो मना है वो काम कर रहे होते हो। और जबकि एंटी इन्फ्लुएंस के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक प्रेशर रहता है, रहता तो है यहाँ पर भी प्रेशर, लेकिन एक मानसिक प्रेशर रहता है सिर्फ और सिर्फ। तो बेसिकली हाँ बिल्कुल वो भी कोर्जन होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ एक्शन, किसके बारे में, कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात चल रही है। तो इसमें तो कोई ना कोई फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कनपट्टी पे चांटा मार दिया घुमा के, मुक्के लात घूंसे मार दिए, तो मारपीट कर दी, वो सब कुछ भी कोर्जन के अंदर ऑब्वियसली आएगा। और या इन्हीं काम को करने की धमकी कोर्जन के अंदर आती है। और जहां सामने वाली पार्टी जिसके साथ आप कर रहे हो, जो दुखित पार्टी है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, इज कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब वो मजबूर हो जाती है कि बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए अगेंस्ट इट्स विल, अपनी विल, अपनी इच्छा के विरुद्ध। वो चाह नहीं रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना, लेकिन हो जाएंगे। जबकि इसमें तो क्या होता है, इसमें तो सिर्फ मोरल और मेंटल प्रेशर रहता है सिर्फ और सिर्फ, कि हाँ भाई ये तो हमारे पिताजी हैं, तो स्पिरिचुअल गुरु हैं, ये तो डॉक्टर हैं, तो सही बात बोलेंगे। तो ये बात सोचते हुए अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे हमारा मन भी ना कर रहा हूँ, हम तब भी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं। तो इसमें तो सिर्फ मोरल और मेंटल प्रेशर रहता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन तो है ऑब्वियसली, जो कोर्जन होता है उसी के अंदर जो आमतौर पे क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, जो इंडियन पीनल कोड के अंदर मना किए हुए हैं, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, किसी को जान से मारने की धमकी देना, हत्या करने की धमकी देना या कर देना, तो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट कोई भी काम जो पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड में मना है, तो वो कोर्जन के अंदर कवर होता है। यहाँ पर तो कोई इलीगल एक्ट जैसी बातें नहीं होती। यहाँ पर तो पार्टीज के बीच में रिश्ता कुछ इस तरीके का होता है कि वो दबाव डालते हैं, अपनी डोमिनेटिंग सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जो कोई टेक्निकली इलीगल चीज नहीं है। बट हाँ, इलीगल चीज नहीं है, थोड़ी सी गलत चीज है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ये हक दे रहा है, क्या हक दे रहा है कि बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो अगर चाहो तो। यानी अगर कभी भी किसी भी पार्टी के खिलाफ कोर्जन हुआ, तो टेक्निकली उस पार्टी के पास दो हक आएंगे, एक तो कॉन्ट्रैक्ट को वो अवॉइड कर सकता है, दूसरा कि इंडियन पीनल कोड में भी तो कुछ लिखा होगा कि अगर हत्या करने की धमकी देंगे या ऐसे करके कुछ, तो इंडियन पीनल कोड के अनुसार आपको क्या क्या रेमेडीज मिलेंगी, क्या क्या आप सामने वाले के खिलाफ कार्यवाही करवा सकते हैं। तो कोर्जन के केस में आपको एक तरीके से कहूंगा कि दो बेनिफिट मिलेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना, और दूसरा आईपीसी के तहत भी आप सामने वाली पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप आईपीसी के तहत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड जरूर कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी, अब यहां पर तो रिलेशनशिप होना कोई जरूरी नहीं है। कोर्जन कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इवन क्या थर्ड पार्टी भी कोर्जन एक्सरसाइज कर सकती है, तो हमने पढ़ा था हाँ कर सकती है। हो सकता है उसने किसी को दे दी हो सुपारी तो कोर्जन कौन कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। और किसके खिलाफ किया जा सकता है, तो किसी के भी खिलाफ किया जा सकता है। क्या जरूरी है कि पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ ही किया जाए, तो नहीं, हो सकता है उसके फैमिली वालों के खिलाफ कर रहे हो, तो वो भी कोर्जन की कैटेगरी में आएगा। यहां पर तो रिश्ते की मौजूदगी काफी ज्यादा जरूरी है। सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। वो किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है, वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो सकते हैं, वो रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी हो सकता है, वो मेंटल डिस्ट्रेस हो सकता है, वो अनकॉन्शनेबल बार्गेन हो सकता है, तो वो कारण कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है जी। और यहां पर लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज बाय होम, तो कोर्जन नीड नॉट टू प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिजर नॉर नीड, यानी कुल मिला के यहां पर भी वही वाली बात करें कि कोर्जन कौन एक्सरसाइज करेगा, तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस तो हमेशा एक्सरसाइज किया जाता है, इसके द्वारा, बिटवीन द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा एनफोर्सेबिलिटी की बात करेंगे तो आसान ही है कि यहां पर तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल बन जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसकी कंसेंट ली है जबरदस्ती से, यानी कोर्जन से। और यहां पर भी वॉइडेबल ही है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वाली बात तो लगभग लगभग सिमिलर सी है। पोजीशन ऑफ अ बेनिफिट रिसीव्ड, तो वो भी लगभग लगभग एक ही बात रहेगी कि एग्रीव्ड पार्टी के पास में हक आ जाता है कि वो या तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दें, और अगर कोई भी फायदे वायदे मिले थे तो उनको भी वापस से रीस्टोर कर देना पड़ेगा। तो ये वाली बातें जो कि हैं ये तो सेम है, बाकी की बातों में काफी ज्यादा अंतर है दोनों के अंदर। तो डन, इसी के साथ में आप जरा आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर क्या डिफरेंस पेपर में आते हैं, तो पेपर में डिफरेंस कभी कभी आ जाते हैं, हालांकि ये वाला डिफरेंस आमतौर पर इतना कभी भी नहीं आया। लेकिन हाँ, अगर कोई भी चीज बुक में दी हुई है
तो कभी भी आ सकती है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के अंदर भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ डिफरेंशिएट अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्जन। तो इसलिए वंस अपेरेंटली पढ़ना तो काफी ज्यादा जरूरी था। फिर इसके बाद में फ्रॉड की बात करते हैं। फ्रॉड 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 फ्रॉड। अब फ्रॉड होता क्या है? अगर फ्रॉड का अपेरेंट मीनिंग देखें तो फ्रॉड का मतलब होता है धोखा देना किसी को। धोखा देना। धोखा देना मतलब अब फ्रॉड की जो डेफिनेशन है वो तो काफी ज्यादा वाइड है। इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो इस तरह से लिखी गई हैं कि काफी सारे मुद्दे, काफी सारी चीजें हो सकती हैं जिसको कि आप फ्रॉड के परव्यू में ला सकते हो, फ्रॉड के दायरे में ला सकते हो। आमतौर पे क्या क्या कहें हम, क्या क्या कहें? आमतौर पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी को आपने कोई ऑफर दिया, सामने वाली पार्टी को आपने ऑफर दिया, ऑफर देते वक्त आप बेसिकली अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई ऐसी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी और उन बातों को छुपा रहे हैं, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, और वो भी काफी जरूरी बातें। देखिए ध्यान रखिएगा, जो थोड़ी बहुत इंसिडेंटल बातें होती हैं वो तो आमतौर पर एक बिजनेसमैन ऑब्वियसली हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़े ना बताएगा। लेकिन हाँ, अगर जिस प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है वो यूटिलिटी उसके अंदर है ही नहीं, फ्रिज का काम कूलिंग करना, एसी का काम कूलिंग करना, फर्नीचर का काम कि प्रॉपरली उसके अंदर सामान रखा जा सके या इंसान उसके ऊपर बैठ सके या लेट सके, वटेवर, और किसी भी चीज का काम, टीवी का काम टीवी चलना, ठीक है। अब कुल मिला के अगर उसकी वो मेन यूटिलिटी ही नहीं काम करती और आप बेसिकली उसको बोल रहे हो कि नहीं ये तो सब बढ़िया है, ये तो सब ठीक है, ये एकदम बेहतरीन तरीके से काम करेगा, और अगर आपको भी इस बारे में नहीं जानकारी थी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आगे चलकर ये पता लग गया और ये प्रूव हो गया कि आपको उस वक्त पता था जब तुम बेच रहे थे उस प्रोडक्ट को कि हाँ भाई ये चीज़ तो काम नहीं करती, या ये चीज़ तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और बाद में चलकर ये प्रूव हो गया कि आप झूठ झूठ बोलकर उसको ये प्रोडक्ट बेच रहे थे, तो ऐसे सिचुएशन में उसको तुरंत फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर दिया जाता है कि आप तो धोखा दे रहे हो सामने वाली पार्टी को, डिसीव कर रहे हो सामने वाली पार्टी को। हाँ, अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई छोटी मोटी खराबी है, वायर में कोई कट लगा है, टीवी के पीछे का यूएसबी पोर्ट टूटा हुआ है, टीवी तो चलेगा। अब यूएसबी पोर्ट टूटा हुआ है तो बिजनेसमैन तो नहीं बताएगा वो तो एक कंज्यूमर को भी तो थोड़ा सा, कस्टमर को भी तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। हमेशा ज़रूरी तो नहीं है कि जो कानून है वो इस तरह से बनाया होगा कि हमेशा सेलर की गर्दन मरोड़ेंगे, नहीं। कई बार बायर को भी फटकारेंगे कि भैया तुम्हें भी तो देखना चाहिए, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, इसकी जिम्मेदारी बनती है ये अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताए, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कुछ, तुम क्या दूध पीते बच्चे हो तो कई बार तो कंज्यूमर के ऊपर भी ठीकरा फोड़ देता है कानून कि भैया आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हाँ, अगर कोई मेन बात कोई ये सामने वाली पार्टी बायर पूछ रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे ही काम करती है ना, और आपको पता है ये चीज़ ऐसे काम नहीं करती, और आप फिर भी झूठ झूठ बोले जा रहे हो, झूठ झूठ बोले जा रहे हो। यहाँ पर फ्रॉड के अंदर सबसे ज़्यादा मेन बात क्या है? इंटेंशन। इंटेंशन, आपकी इंटेंशन ही क्या है? सामने वाले को डिसीव करना। आप धोखा देना चाहते हो, धोखेबाज धोखा देना चाहते हो, डिसीव करना चाहते हो सामने वाली पार्टी को, कुछ भी फैक्ट्स छुपाकर, या तो किसी भी फैक्ट्स को छुपाकर, वो साफ तौर पर छुपाकर, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। बार बार सामने वाली पार्टी पूछ रही है कि हाँ ये चीज ऐसी होगी ना, और आप बार बार मना कर रहे हो, ये होता है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। हाँ, पार्टी ने पूछा ही नहीं, आपने बताया ही नहीं, बाद में पार्टी अब आके बोलेगी कि आपने तो बताया नहीं, हम भी कह देंगे आपने पूछा नहीं, तो शायद वो चीज इतना ज्यादा फ्रॉड की कैटेगरी में ना आए। लेकिन वो बार बार पूछ रहे थे और आप बार बार झूठ बोल रहे थे, तो इसे पुकारते हैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। कंसीलमेंट वर्ड का मतलब छुपाना, छुपाना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छुपा रहे थे आप, तो डेफिनेटली ये चीज आपके फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर आती है। इसके अलावा ए बी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं फला कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट बेच दूंगा, जबकि उसकी इंटेंशन ही नहीं है, विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म। उसे पता है मैं परफॉर्म करूंगा ही नहीं, लेकिन फिर भी कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलकर अगर बाय चांस भी ये प्रूव हो जाता है कि भाई आप ऑफर दे रहे थे और जब आपको पता था कि बाद में उसकी सहमति के बाद में भी आप उसे परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो ऑफर दे ही क्यों रहे थे? क्या ऐसा कर लेते होंगे लोग कई बार कि हाँ
ये वो वाला प्लॉट, हाँ हाँ बेच दूंगा, तुम बयाना लिखा दो। बयाना तो समझते हो, टोकन मनी, बयाना। अरे वो जो शुरुआत में थोड़ा सा पैसा ले लेते हैं, हाँ। तो बेसिकली मैं ये वाला प्लॉट आपके नाम पे करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया है एकदम, फ्रंट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग है, ठीक है। और बस लिखा दो, बयाना लिखा दो, टोकन मनी दे दो, ठीक है जी। और जल्दी जल्दी दे दो क्योंकि और भी लगे हुए हैं लाइन में। और उनसे ले लिया, और जबकि आपको पता है तो पहले बेच रखा है तुमने किसी और को, और लेकिन वो जो किसी और को बेचा था वो रहता नहीं है आसपास में, तुम दूसरी किसी पार्टी को लाए, तुमने दिखाया, उसके नाम का बयाना उससे ले लिया। और फिर बाद में चलकर पैसा मिलने के कुछ दिनों बाद में कह रहे वो तो सेल हो चुका था, वो अपना ऑब्वियस सी बात है कि पैसा वापस मांगेगा। आमतौर पे फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अरे हम इससे भी बढ़िया दिखाते हैं आपको। और ये काम होते हैं असल जिंदगी में, वाकई में होते हैं, ये काम बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीजें थोड़ी सी बड़े लेवल की चीजें हों, तो क्या ये जो सामने वाला पर्सन है बेचारा, जिसके साथ क्या धोखा हुआ है, तो क्या ये इसको कोर्ट में घसीट सकता है? तो बेशक भाई, अगर छोटी मोटी अमाउंट का होगा तो कोर्ट में घसीटने से टेक्निकली फायदा नहीं है, क्योंकि क्यों ही घसीटेंगे, ठीक है, इतने का तो खर्चा ही बढ़ जाएगा कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर बात करें कि घसीट सकता है या नहीं, तो हाँ घसीट तो सकता है, और अगर बड़ी अमाउंट होगी तो डेफिनेटली घसीटेगा, और ये डेफिनेटली फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आप साफ तौर पर बड़े आराम से कुछ एक फैक्ट्स, कुछ एक सबूत, कुछ एक गवाहों के चलते ये प्रूव कर सकते हो कि इस पर्सन की ऑफर देते वक्त ही ये इंटेंशन ही नहीं थी कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे जाके परफॉर्म करूंगा। अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं थी, विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म आप बेवजह दे रहे हो ऑफर, तो वो उस चीज को भी फ्रॉड के दायरे में कैटेगराइज कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर फ्रॉड की डेफिनेशन के अंदर एक सबसे पहली लाइन कुछ लिखी हुई है, काफी बढ़िया सी लाइन है। क्या? एक तो यही है कि एक्टिव कंसीलमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, आप कोई बातें छुपा रहे हो। एक यही है, एक वादा, जबकि कोई आपकी इंटेंशन नहीं है उसे परफॉर्म करने की। और इसके अलावा एक पॉइंट, तो ये तो बताओ कितना बड़ा पॉइंट लिख दिया, एनी अदर एक्ट, कोई भी काम जिसको आप धोखे की कैटेगरी में डालोगे। डिसीव मतलब धोखा, तो जिसे आप धोखे की कैटेगरी में डाल सकते हो तो उसको आप तुरंत फ्रॉड की कैटेगरी में डाल दोगे। अब यहां पर इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ बताया नहीं है, और बाकी इसके अलावा और भी डेफिनेशन को वाइड करने के लिए क्या लिख दिया कि एनी सच एक्ट, कोई भी ऐसा काम या किसी काम को करना भूल जाना जिसको लॉ ने स्पेशली डिक्लेयर किया हुआ है टू बी फ्रॉडलेंट। तो लॉ ने मतलब मे भी हो सकता है कि किसी और कानून ने, किसी और एक्ट ने, तो अगर किसी दूसरे एक्ट ने किसी और काम को भी फ्रॉड के दायरे के अंदर कैटेगराइज किया है तो उसको भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडर कर लेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो फैक्ट्स को छुपाने को कंसिडर कर लेगा, वादा जहां इंटेंशन ही नहीं है आपकी परफॉर्म करने की उसको कंसिडर कर लेगा, कोई भी काम जो फिट हो जाता है, मैच हो जाता है धोखे की डेफिनेशन के अंदर, जो कि जज तय करेंगे कि ये चीज धोखा है या नहीं, या कोई भी काम या किसी काम को ना करना जो कि किसी दूसरे एक्ट के तहत बेसिकली फ्रॉड की कैटेगरी में आता है, तो ये सब फ्रॉड है। और अब जरा बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट बेसिकली क्या है कि कोई सजेशन होता क्या है? सजेशन तो राय होती है ना। अच्छा, अगर आप किसी को कोई झूठी राय दे रहे हैं, क्या वो फ्रॉड हुआ? अगर आप किसी को कोई झूठी राय दे रहे हैं और उस राय को देते हुए आप उसको एज अ राय ही बोल रहे हैं। राय क्या होती है? उम्मीद करूंगा ये हमने पढ़ा था, देखा भी था, मेरे ख्याल से कुछ इकोनॉमिक्स में आई थी बातें ये, कि एक चीज होती है फैक्ट्स और एक चीज होती है ओपिनियन। एक चीज होती है फैक्ट्स, एक चीज होती है ओपिनियन। कुछ इकोनॉमिक्स में आया था एक जमाने पहले, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, की जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है उसमें फैक्ट्स होते हैं और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है उसमें ओपिनियन होते हैं। तो वहां कुछ आया था। खैर मेन मुद्दे की बात, ओपिनियन और राय में अंतर क्या है? जब हम किसी भी पर्सन को कोई बात बताते हैं तो दो तरीके से बताते हैं, कई बार तो ऐसे करके कि भाई ऐसे है, ऐसे है, बाकी मेरे हिसाब से ऐसे हैं, चाहे झूठा ही हो, मगर आपने जैसे ये ऐड कर दिया कि मेरे हिसाब से ऐसा है, तो ये आपकी पर्सनल राय है और उस वक्त आप जता रहे हो कि मेरे हिसाब से ऐसे है, किसी दूसरे के हिसाब से कुछ और हो सकता है, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे कह रहे हो कि तो 100% तय है, मार्केट में किसी से भी पूछ लो, मैं बता रहा हूं ये तो ऐसा ही होगा, ये तो फैक्ट है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, जाकर जांच करा सकते हो, चेक करा सकते हो, ये बात सच है, 100% 100% सच है, तो बेसिकली वो चीज फैक्ट की कैटेगरी में आती है।
अगर आप किसी को झूठी राय दे रहे हैं वो भी राय बोलकर, वो चीज फ्रॉड नहीं है, क्योंकि आपने उसके अंदर ऐड कर दिया है कि भाई ये मेरी राय है। आप अपनी किसी भी गाड़ी या किसी दूसरे की गाड़ी या वटेवर किसी भी मैटर के बारे में बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही रहेगी, देख ले तो खरीद ले भाई, चाहे आपको पता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उसने बोला है कि मेरी राय में, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में तो ये बिल्कुल सही रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये तो महज एक ओपिनियन है, एक राय है। राय तो कोई भी दे सकता है, झूठा सच्चा जो मर्जी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसे दे रहे हो एज अ राय, एज अ सजेशन, लेकिन अगर आप कोई सजेशन, कई बार हम सजेशन थोड़ा अलग तरीके से भी तो देते हैं कि हाँ अरे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ खरीद ले भाई तू ये गाड़ी, पिछले 10 साल से मैं सब देखा हुआ है इधर उधर की गाड़ियाँ, ठीक है, कार की रिपेयर शॉप में तो मैं काम ही करता हूँ, अरे मैंने सब कुछ चेक किया हुआ है, इसका फैक्ट है, चलेगी चलेगी बढ़िया। टेक्निकली दे रहा है, ये यहाँ पर भी राय ही है, लेकिन इस बार ये राय दे रहा है एज अ फैक्ट के तौर पर। अगर आप किसी को, क्योंकि अब सामने वाले के ऊपर असर क्या पड़ता है इन सभी बातों का भाई, अगर आप किसी को कोई भी सजेशन दे रहे हो और वो भी सजेशन के तौर पर, सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन के तौर पर, तो सामने वाला पर्सन ना आपकी बातों पर इतना विश्वास नहीं करता। सामने वाला सोचता है कि चलो राय दे रहा है अच्छी बात है, लेकिन मैं अपना दिमाग अप्लाई कर लूंगा, मैं किसी और थर्ड पार्टी से भी कंफर्म कर लूंगा। लेकिन अगर आप राय ही दे रहे हो बिल्कुल फैक्ट के तौर पर कि हाँ अरे ऐसा है ऐसा ही है, कर कर लो, किसी से ही वेरीफाई कर लो, तो थर्ड पार्टी जो ये जो सामने वाली पार्टी है ये आपके ऊपर विश्वास करती है। और अगर इस विश्वास की ब्रीच होगी, इस विश्वास को तोड़ा जाएगा, तो इस विश्वास के तोड़ने को हम तुरंत फैक्ट की कैटेगरी में डालते हैं। तो मेन मुद्दे की बात क्या, कि अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, या वहीं से पढ़ते हैं चलो, आप किसी को सजेशन दे रहे हैं और वो भी एक ऐसा सजेशन, जरा ध्यान से पढ़ना, विच इज नॉट ट्रू, सच है या नहीं है, नहीं है, लेकिन आप क्या बोल के दे रहे होगे, पहली बात तो एज अ फैक्ट, और आप बोल के दे रहे होगे एज अ सच। और जबकि आपको क्या पता है, आपको सच पता है या नहीं, नहीं हमें तो पता है, देने वाले को तो पता है, क्योंकि अगर देने वाला भी मासूम है तो वो फ्रॉड नहीं है। क्योंकि अगर देने वाला गलत है, उसे पता है कि ये बात सच नहीं है, लेकिन वो फिर भी उस सजेशन को दे रहा है, वो भी एज अ सजेशन नहीं, एज अ राय नहीं, वो भी एज अ फैक्ट, एज अ फैक्ट प्रस्तुत कर रहा है कि अरे ये तो होगा ही होगा, 100% होगा ही होगा, सजेशन को दे रहा है एज अ फैक्ट, एक राय दे रहा है, लेकिन वो भी एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, जो कि सच नहीं है, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ आखिरी के कुछ शब्दों का, तो बेसिकली वो विश्वास नहीं करता कि ये सच है, यानी जो सामने वाला पर्सन है जो ये फ्रॉडलेंट बातें कर रहा है, वो विश्वास नहीं करता ये सच है, यानी वो एक तरीके से कहने को कह सकते हैं कि वो विश्वास करता है कि ये सच नहीं है, उसे पता है कि ये सच नहीं है, और रियलिटी में भी ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे एज अ सजेशन दे रहा है, वो भी फैक्ट के तौर पर, तो वो चीज भी आपकी फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। तो मेन मुद्दे की बात की, एक सजेशन आप दे रहे हो वो भी फैक्ट के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हो कि हाँ भाई वेरीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गारंटी है, मैं मुझे बहुत एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह, और ऊपर से वो बात सच नहीं है। और अब आखिरी वाले वर्ड भी काफी ज्यादा जरूरी है कि आप विश्वास नहीं करते कि ये सच है, यानी आपको पता है कि ये बात झूठ है, क्योंकि अगर ये बात भाई आप भी मासूमियत के साथ ही बोल रहे थे, तो उस सिचुएशन में उसको फ्रॉड नहीं कहेंगे। जैसे 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 सपोज करो आपका इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, काफी सारे टीवी सेट हैं, एसी हैं, फ्रिज हैं वगैरह वगैरह। अब ऐसा भी तो हो सकता है, वैसे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक जिम्मेदार जो शॉपकीपर होगा उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कस्टमर को बेचने से पहले वो एक एक पीस को पहले से ही चेक करके रखे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाली कंपनी जहां से उसकी शॉप में दुकान में सामान आ रहा था, उसने सामान आते वक्त चेक नहीं किया, या चेक किया उस दौरान चल गए तो वो बाद में बंद हो गए हों। तो उस दौरान जब उसने चेक किए थे तब वो चल रहे थे, लेकिन बाद में जब वो कस्टमर को बेच रहा था तो उसने, वो होता है ना कई बार ऐसा होता है दुकानों के अंदर कि दिखाने के लिए कोई और पीस रखते हैं और जब आपके घर पर डिलीवरी करते हैं तो कोई दूसरा पीस रखते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है कि आपने तो वो पर्टिकुलर पीस बोला कि हाँ ये तो एकदम बेहतर है, ये तो एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जबकि रियलिटी में क्या है, क्या वो बढ़िया है, नहीं वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो बंद पड़ा हुआ है और वो चलेगा भी नहीं बिल्कुल भी।
तो आप लेकिन एज अ फैक्ट के तौर पर ही बोल रहे हो कि हाँ ये तो एकदम बढ़िया है, एकदम A1 पीस है, बेहतरीन। तुम घर पहुंचो, तुम तुम घर पहुंचो, तुम्हारे साथ साथ, अरे तुम घर पहुंचोगे उससे पहले ही पहुंच जाएगा, भाई पहुंचा रहे हैं, बस यहाँ पेमेंट कर दो एक बार, बस बात खत्म। ठीक है। और उसके बाद में वो घर पहुंच गया, और घर पहुंचने के बाद में वो चला नहीं। लेकिन क्या ये चीज फ्रॉड की कैटेगरी में आएगी? तो ये चीज फ्रॉड की कैटेगरी में तब आएगी अगर आपको भी पहले से पता होता। अगर आपको पहले से ये बात पता होती क्या, कि ये जो आप सजेशन दे रहे हो ये सच नहीं है, आप विश्वास नहीं करते कि ये सच है। तो बेसिकली अगर आप पहले से ही विश्वास नहीं करते कि ये सच है, आपको पहले से ही पता है कि ये टीवी काम नहीं करता, और फिर भी आप उसे सजेशन और फैक्ट के तौर पर दे रहे हो, तो तब वो चीज फ्रॉड की कैटेगरी में आएगी। लेकिन अगर ये आखिरी वाले शब्द हट जाएं तो ये चीज फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं, कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आएगी। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कि जहां आपने चीजों को थोड़ा गलत तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, कि आपने बोल दिया कि ये तो टीवी का सेट सही है, जबकि ये टीवी का सेट सही नहीं है। लेकिन वहां मेन मुद्दे की बात क्या है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर? कि फ्रॉड के अंदर आपकी इंटेंशन ही होती है धोखा देना। फ्रॉड के अंदर आपको पता ही होता है कि ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन आप फिर भी बोले जा रहे हो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सब ठीक है। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप बनने वाले हो मासूम, आप बन जाते हो मासूम, और आपसे हो जाती हैं कुछ गलतियां। आपको पता नहीं था कि ये पर्टिकुलर चीज खराब है, लेकिन ये आपको लग रहा था, महसूस हो रहा था कि ये तो चीज ठीक है, और आप ठीक ठीक बोले जा रहे हो। तो बेसिकली ये वाली बातें हैं। तो ये जो ये पहला पॉइंट है भैया, इसको याद करने पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी खतरनाक सी है। कि आप कोई सजेशन दे रहे हो, एज अ फैक्ट के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हो जो सच नहीं है, और आप भी विश्वास नहीं करते कि ये सच है, यानी आपको भी पता है कि ये बात झूठ है, और आप उसे सजेशन फैक्ट के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हो, तो ये चीज फ्रॉड कहलाती है आपकी। एक्टिव कंसीलमेंट्स ऑफ फैक्ट कर रहे हो आप, या कोई वादा कर रहे हो बिना इंटेंशन के कि आप उसे परफॉर्म करोगे, तो आपकी कोई ऐसी इंटेंशन ही नहीं है। और कोई भी काम जो धोखे की कैटेगरी में आएगा, या कोई भी काम या ओमिशन जिसको लॉ ने स्पेसिफिकली ही डिक्लेयर किया हुआ है एज अ फ्रॉडलैंड, इसमें तो यही है, कोई भी काम या किसी काम को ना करना। अगर लॉ लॉ स्पेशली डिक्लेयर कर देगा एज अ फ्रॉडलैंड, यानी कोई और कानून, क्योंकि इस कानून ने तो कर ली फ्रॉड की बात, बस इतनी ही है फ्रॉड की बात। ऐसा नहीं है किसी और सेक्शन में कोई और बातें लिखी हुई है, नहीं है ऐसा। तो ये बात कर रहे हैं कि किसी और दूसरे कानून ने कोई तीसरा काम भी अगर फ्रॉड की कैटेगरी में बोला, तो हम भी मान लेंगे उसको। ठीक है जी। तो डेफिनेशन को वाइड बनाने के लिए कुछ ये वाली बातें की हुई हैं। ठीक है जी। देन इसके बाद में अब आगे कुछ एक कह रहे हैं क्या, कि भाई कुछ एक एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए किसी चीज को फ्रॉड की कैटेगरी में क्लासिफाई करने के लिए। हालांकि जिस तरह की बातें कुछ अंडी इन्फ्लुएंस की थी, उस तरह की बातें ओरिजिन की थी, उस तरह की बातें यहां पर भी रहेंगी। कि अगर फ्रॉड की वजह से कंसेंट मिली है, धोखा देने की वजह से कंसेंट मिली है, और उस धोखे की वजह से नुकसान हो रहा है, तो ही बोलेंगे हम उसे धोखा। अब धोखे की वजह से कंसेंट दे दी थी, आप नॉर्मली नेचुरली दे रहे थे, वो जो धोखा था उससे आपको कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, तो फिर क्या करोगे उसे धोखे की कैटेगरी में क्लासिफाई करवा कर? तो मेन मुद्दे की बात कि एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर ये भी सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं क्या, कि जो सामने वाली पार्टी है, द अदर पार्टी मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड, वो इन्फ्लुएंस होनी चाहिए टू एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन या असर्शन। जो भी आपने चीजों को गलत तरह से रिप्रेजेंट किया होगा, या जो असर्शन, असर्शन का मतलब क्या होता है? वो आते नहीं थे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन? क्या होता है असर्शन? कथन, कथन नहीं दावा। बाकी हाँ मतलब कथन दावा एक ही बात होती है। बाकी कथन तो जो हमने कहा, और दावा जो हम मतलब काफी स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, है ना? ऐसे ही तो जो काफी ज्यादा स्ट्रांगली कहते हैं कि मैं दावा करता हूं, मतलब वही कि मैं कोई फैक्ट बोल रहा हूं, सजेशन दे रहा हूं, वो भी काफी दावे के साथ, तो ऐसे करके। तो कुल मिला के अगर सामने वाली पार्टी ने उस दावे या उन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही सोचकर, इन्फ्लुएंस होकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटरिंग की है, तो फ्रॉड कहलाया जाएगा। और डेफिनेटली कोई ना कोई दावा या रिप्रेजेंटेशन होनी तो चाहिए, और वो गलत होनी चाहिए। अगर वो गलत ही नहीं है, सही है, तो सब कुछ सही है, तो सब कुछ सही है। आप कोई दावा कर रहे हो वो सच है, फिर क्या दिक्कत है? फिर थोड़ी ना कोई दिक्कत है। तो जो भी आप दावा कर रहे हो, जो भी आप चीजों को दिखा रहे हो कि हाँ ये तो चीज एकदम बढ़िया है, ये है वो है, तो गलत होना चाहिए। अगर गलत ही नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है, फ्रॉड ही नहीं है। हालांकि अब अगली एक मेन बात आती है ये साइलेंस की। साइलेंस की हमने ये तो बात बोली थी कि सामने वाली पार्टी बार बार पूछ रही है कि ये ठीक है ना, और हम बार बार क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर पार्टी बार बार पूछ रही है और हम बातों को घुमा रहे हैं तो फ्रॉड होगा या नहीं होगा? तो खैर यहां तो क्या लिखा हुआ है कि साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड
मे, अब यहां शब्द क्या यूज किया है, मे, यानी हर बार होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है। अब कब होगा कब नहीं होगा वो पढ़ेंगे अभी हम। तो साइलेंस मे अमाउंट टू फ्रॉड, यानी साइलेंस फ्रॉड बन सकता है। और अगेन एक्टिव कंसेलमेंट मे अमाउंट टू फ्रॉड, यानी जानबूझकर आप छुपा रहे हो तो वो भी फ्रॉड है आपका। साइलेंस वाली बात को अभी आगे भी पढ़ना है हमें। बाकी जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो किसी फैक्ट को लेकर होनी चाहिए, अगेन फैक्ट को लेकर होनी चाहिए भैया, सजेशन को लेकर नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई सजेशन दे रहे हो और वो सजेशन गलत है तो बेसिकली वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो वो फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, सजेशन से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे करके बात है, ठीक है जी। अब जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है इसी चीज का कि सजेशन सजेशन नहीं होता आपका जो कि है फ्रॉड, कि ए हु इज अबाउट टू सेल गुड्स, जो कि गुड्स बेचने वाला है, वो कह रहा है कि मेरे हिसाब से देख लो मोटा मोटा ये गुड्स 50,000 रुपए का है। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट, बट इफ ही सेज कि गुड्स आर वर्थ 50,000, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन। इसका क्या मतलब हुआ? पहला पहला पॉइंट ये क्या कह रहा है कि गुड्स कॉस्ट हिम, उसके लिए इन गुड्स की कॉस्ट 50,000 है। अच्छा, उसके लिए इन गुड्स की कॉस्ट 50,000 है, इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं हम अगर कभी कोई केस वेस फाइल हो, ये हो वो हो, हाँ, पर्चा दिखा के। मुद्दे की बात कि फैक्ट्स और ओपिनियन में अंतर ही ये होता है कि फैक्ट्स को ना आप वेरीफाई कर सकते हो हमेशा, ओपिनियन को नहीं कर सकते आप वेरीफाई। ये वेरीफाई नहीं किए जा सकते कि भाई सही है नहीं है, ठीक है। अलग अलग लोग 10 ओपिनियन निकल के आएंगे, कौन सा सही कौन सा गलत क्या कह सकते हैं, नहीं कहा जा सकता। अब गुड्स की कॉस्ट उस बिजनेसमैन के लिए 50,000 है, ये चीज आगे चलकर वेरीफाई की जा सकती है, वही कितने में खरीदा था उसका कोई बिल होगा। लेकिन गुड्स की वास्तविक कीमत 50,000 है कि मार्केट वैल्यू 50,000 है, मार्केट वैल्यू कोई एग्जैक्टली तय नहीं की जा सकती कभी भी, ये स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन है। तो अगर वो ऐसी कोई बात बोल रहा है और वो झूठी निकलती है आगे जाकर वर्थ वाली, तो वो तो आपका ओपिनियन है, वो फ्रॉड की कैटेगरी में ही नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर वो ऐसा करके कुछ बोल रहा है कि हाँ इन गुड्स की कीमत मेरे लिए इतनी बड़ी थी और जबकि रियलिटी में नहीं बड़ी थी, तो वो चीज आपके फ्रॉड की कैटेगरी में आ सकती है कि आपने धोखा दिया था। अगली वाली बात कि रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी वही ये जो झूठे दावे झूठी बातें कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही तो होना चाहिए। तभी तो आप बोलोगे कि उनके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बना है और कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कोई भी बात बोली जा रही है तो वो थोड़ी ना, भाई कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले तो कोई भी कंसीलमेंट नहीं हुआ, कोई धोखे की बातें नहीं हुई, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, आपका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जरा ये वाली बात ध्यान से सुन लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट, रिप्रेजेंटेशन किसी चीज को दिखाना, स्टेटमेंट कोई भी कथन कहना, कोई भी बात कहना, शुड बी मेड विद नॉलेज, आपको पता है, आपको पता है ऑफ इट्स फॉल्सिटी, ऑफ इट्स फॉल्सिटी मतलब उस गलती का पता है कि ये गलत कर दिया मैंने, तो अब गलत कर दिया चलो जाने देते हैं तो अगर ऐसे सोच रहे हैं कि चलो हम जाने देते हैं, तो एक तरह से सामने वाले को धोखा दे रहे हैं हम। जब गलती पता लगे तब के तब एडमिट करके उसे बता दो, तब उसके ऊपर छोड़ दो कि उसे आगे कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना, कि गलती पता लग गई अब उनका यार रहने देते हैं चुप रहते हैं, तो ये धोखा है। तो विद नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी, आपको उस गलती का पता है, या विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ, उसके सच में आप विश्वास ही नहीं रखना चाहते, ठीक है, कि उसका सच है क्या, मतलब बाद में भनक लग गई आपको, पहले तो आपने मासूमियत के साथ में कर दिया, पहले तो एक तरीके से कह सकते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, लेकिन बाद में आपको पता लग गया, कुछ डाउट आ गया, लेकिन आप फिर भी उसकी सच की गहराई में नहीं जाना चाहते, रेकलेसली नॉट केयरिंग वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, ये सच है झूठ है, इस बात की जानकारी में जाना ही नहीं चाहते। रेकलेसली का मतलब क्या होता है? वैसे तो होता है बिना थके, यानी किसी चीज को लगातार करना, बार बार करना, बहुत बार करना, हर वक्त करना, हर पल करना, हर पल आपको पता है कि शायद ये बात सही है या नहीं है, लेकिन हर पल आपने क्या किया? इग्नोर। हर पल आपने क्या किया? नॉट केयरिंग, ठीक है। तो ये वाली बात है, ठीक है। वैसे तो रेकलेसली का मतलब होता है बिना थके, भाई यहां पर सेंस क्या है? लगातार करना, कॉन्टिन्यूइंग करना, बार बार करना, ऐसे करके देन इसके बाद में पॉइंट नंबर 6 तो आसान सा ये कि जो अदर पार्टी है भाई वो रिलाई कर रही होगी उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे,
और उसको धोखा दिया गया होगा, और जो अदर पार्टी है वो एक्ट कर रही है उसी रिप्रेजेंटेशन पे, और मस्ट कॉन्सिक्वेंटली उसे नुकसान भी होना चाहिए। अगर नुकसान ही नहीं हुआ तो फ्रॉड प्रूव करवा के क्या करोगे आप? अगर नुकसान ही नहीं हुआ तो भाई नुकसान का होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो जो एक्टिव ये अदर पार्टी है वो इन्फ्लुएंस्ड होनी चाहिए उस रिप्रेजेंटेशन से। इन्फ्लुएंस्ड होने के बाद में वो विश्वास करेगी उस रिप्रेजेंटेशन पे, उस विश्वास के चलते ही उसे नुकसान होगा। अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो नहीं बनेगी बात। अगर कोई नुकसान ही नहीं हो रहा फिर क्या करोगे? मतलब ऐसे करके भी एग्जाम्पल में तो ये वाला एग्जाम्पल बता रखा है कि आपको कोई बात पता थी कि वो गलत है लेकिन फिर भी लगातार झूठ बोले जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे करके बताया, वो आसान एग्जाम्पल, वो तो पढ़ लोगे तुम। ठीक है, तो डन। इसी के साथ में फ्रॉड की बात खत्म हुई। देन उसके बाद में अगली बात करेंगे मिस रिप्रेजेंट, नहीं पहले इसके इफेक्ट। इफेक्ट तो हाँ आसान सा ही है। इफेक्ट में क्या आने वाला है जो अब तक के सारे केस में आ रहा था कि जैसे कोर्जन में भी क्या था, वॉइडेबल। अंडू इन्फ्लुएंस में भी क्या, वॉइडेबल। तो यहां पर भी कि जब कहीं भी कंसेंट ऑफ एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है एट दी ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी भी कह सकते हैं। बाकी यहां पर लिख दिया कि पार्टी डिफ्रॉडेड, जिसके साथ फ्रॉड किया गया है, एंड उसके पास हक दे देते हैं कि भैया आपको फॉलोइंग रेमेडीज मिल रही है। रेमेडीज मतलब जैसे वो क्लास 12 की बीएसटी के अंदर भी पढ़ा होगा ना, रेमेडीज। नहीं पढ़ा? रेमेडीज मतलब जो आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए आपको क्या दे रहे हैं, कंपनसेशन के तौर पर आपको क्या दे रहे हैं, भरपाई के तौर पर आपको क्या दे रहे हैं। तो क्या क्या दे रहे हैं? एक तो ऑप्शन यही दे देंगे कि आपकी मर्जी है, आपको कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करना है तो कर दो। रिसाइंड का मतलब कैंसल करना है तो कर दो, कर दो, कर दो, हालांकि विद इन अ रीजनेबल टाइम। ऐसा नहीं है कि बाद में जाग रहे हो आप। और आप स्यू भी कर सकते हो, क्योंकि भाई यहां पर हमने फ्रॉड के अंदर बोला कि आपको तो कोई ना कोई नुकसान का होना भी जरूरी है। तो नुकसान हुआ है तो आप डैमेजेस मांगोगे कि एक्स्ट्रा पैसा चाहिए हमको, तो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल करवाएंगे ही करवाएंगे, डैमेजेस की भी मांग करेंगे। और साथ ही स्यू का मतलब केस फाइल करना। मैं आपको स्यू कर दूंगा यानी केस फाइल कर दूंगा कोर्ट में। ही कैन इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो धोखे से किया गया है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम चाहते ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो, हम चाहते ही नहीं है कि डैमेजेस हमें मिले, हम तो चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म जरूर हो। तो ठीक है, हम बोल सकते हैं ऐसा। ही कैन इंसिस्ट, इंसिस्ट मतलब प्रेशराइज करना, प्रेशर डालना। तो हम इंसिस्ट कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं कि भैया परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट तो होगी ही होगी, ऑन द कंडीशन दैट ही शैल बी पुट इन अ पोजीशन विच ही वुड हैव बीन हैड द रिप्रेजेंटेशन। यानी इस लाइन का मतलब समझ में आया कि उसे ये बोल देंगे कि जो आपने रिप्रेजेंटेशन दी थी, हालांकि जो गलत थी इसलिए तो फ्रॉड था, मगर अब वो रिप्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ेगी। आपको उस पोजीशन में पुट कर देंगे, पुट कर देंगे मतलब ले आएंगे। तो ही शैल बी पुट इन अ पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन, जिसमें उसे होना चाहिए था, जिसमें उसने रिप्रेजेंटेशन दी थी, जो सच्ची रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ है। ठीक है जी। हालांकि 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 इसके एक्सेप्शन क्या दिए हुए हैं कि यानी कि किस केस में फ्रॉड नहीं रहेगा, किस केस में कॉन्ट्रैक्ट आप वॉइडेबल नहीं कहोगे, यानी किस केस में आपका फ्रॉड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो देखो, एक तो कुछ बात यहां पर ये भी हम बोलने को बोल सकते हैं क्या कि ये साइलेंस के केस में भी तो हमने ये लिखा था कि मे अमाउंट टू फ्रॉड, फ्रॉड हो सकता है, अब हो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां लिखा हुआ है कि इफ द पार्टीज हु कंसेंट वाज कोज्ड बाय साइलेंस, सेलर ने कुछ बोला नहीं था, जहां हमने कहा विच अमाउंट टू फ्रॉड, जो आमतौर पर फ्रॉड होता तो है, बट हैड मीन्स ऑफ डिस्कवरी द ट्रूथ विद द ऑर्डिनरी डिलीजेंस। ये क्या है, इतने भारी भरकम शब्द। खैर, तो जरा आराम से बात करते हैं। तो देखिए, साइलेंस, अगर कहीं भी जो सेलर है वो अगर चुप्पी धारे बैठा हुआ है, उसके किसी भी सवाल का जवाब मतलब बार बार नहीं दे रहा है, बातों को घुमा रहा है ऐसे करके कुछ, तो दो बातें हो सकती हैं। भाई वो किस बारे में चुप्पी धारे बैठा हुआ है? अगर वो प्रोडक्ट की मेजर खामियों के बारे में नहीं बोल रहा, या कुछ ऐसी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी थी, जिस केस में हम ये कहेंगे कि उसकी तो जिम्मेदारी थी, ड्यूटी थी कि उसे तो बोलना चाहिए। तो बेसिकली अगर उसकी जिम्मेदारी थी और उसने नहीं बोला तो हम उसे फ्रॉड कह देंगे। और इवन 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 कई बार कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ कहते हैं हम
अगर हमने पूछा, क्या पूछा कि हाँ ये सही से चलता है या नहीं चलता, और उस सिचुएशन में भी वो कुछ जवाब नहीं दे रहा, तो जवाब ना देने का मतलब भी हम कई बार निकालेंगे कि सही से चलता ही होगा। यही क्यों माने कि सही से नहीं चलता होगा, क्योंकि आमतौर पर तो एक शॉप में अगर आप जा रहे हैं तो किस इंटेंशन के साथ जा रहे हैं, अच्छे सामान खरीदने के लिए या खराब सामान खरीदने के लिए, सही सामान खरीदने के लिए। एक शॉप में अगर 50 टीवी के सेट रखे हैं तो कोई 2-3 ही टीवी के सेट ऐसे हो सकते हैं जो कि खराब निकले। खराब सामानों की कोई दुकान नहीं लगाता, खराब सामानों में से कोई एक आधा सामान अच्छा नहीं, बल्कि सभी अच्छे सामानों में से कोई एक आधा सामान खराब निकलता है। अगर आप पूछ रहे हो ये सही है या नहीं है और बाई चांस जवाब नहीं आ पाया, आप मान लोगे कि उसने कह दिया है कि सब सही है। आपने उससे पूछा था कि हाँ सब सही है या नहीं है, और उसने अगर जवाब नहीं दिया तो बेसिकली हम तो मान लेंगे कि हाँ उसने कह दिया है कि वो सब सही है। तो बेसिकली साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, ये रूल भी आपका काफी बार एप्लीकेबल हो जाता है कि चुप्पी भी बोलने के बराबर माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर बाई चांस, हालांकि 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 अब साइलेंस के केस में अगर ये दो कंडीशन फिट होती हैं, ये दो कंडीशन कुछ हद तक फिट होती हैं, तो वो आपका फ्रॉड की कैटेगरी में रहेगा। यानी साइलेंस इज अ फ्रॉड, यस हमने कहा था साइलेंस मे बी फ्रॉड, तो साइलेंस इन अ फ्रॉड इज अ फ्रॉड इन अ फॉलोइंग सिचुएशन। लेकिन अगर किसी छोटी मोटी केसेस में, अगर कोई छोटी मोटी बातें ना बायर ने पूछी ना सेलर ने बताई, ना बायर ने पूछी ना सेलर ने बताई, तो क्या उसको भी फ्रॉड की कैटेगरी में डाल देंगे? तो नहीं, उसको तो नहीं डालेंगे। कोई छोटी मोटी बातों के केसेस में तो उसको तो नहीं कहेंगे हम, ठीक है जी, छोटी मोटी बातें, तो उसको तो हम फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं करेंगे क्लासीफाई। और क्यों नहीं करेंगे हम फ्रॉड की कैटेगरी में क्लासीफाई? तो पता है क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि छोटी मोटी बातें तो भाई देखो, जो टेक्निकल बातें होती हैं वो तो आमतौर पे हम उम्मीद करेंगे कि बायर कैसे समझ सकता है, सेलर तो रोज 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 उसी कमोडिटी को बेचता है, रोज रोज उसी कमोडिटी को खरीद के बेचता है, तो उसे उस कमोडिटी की पूरी जानकारियां हैं। तो जो टेक्निकल बातें होंगी वो तो सेलर की जिम्मेदारी है एक बायर को बताना। बट हाँ, जो बेसिक बातें हैं, जो छोटी मोटी बातें हैं, वो तो हम बायर से ही उम्मीद करेंगे कि उसमें भी थोड़ी सी समझदारी होगी, ऑर्डिनरी डिलीजेंस होगा, आम समझदारी होगी, आम सोचने समझने की शक्ति होगी, और वो उसको चेक कर सकता है, उसमें सेलर की कोई गलती नहीं है। तो बेसिकली लिखा हुआ है यहाँ पे, हम कौन से केस पढ़ रहे हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल नहीं होगा, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम फ्रॉड जैसी बातों को मना कर देंगे। तो यहां इन्होंने लिखा हुआ है कि ठीक है, अगर किसी पार्टी की कंसेंट ली गई है साइलेंस से, जो आमतौर पर तो ठीक है हमारा फ्रॉड होता है, लेकिन हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, यानी कि जो आमतौर पे डिस्कवर किया जा सकता था, मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग, डिस्कवर किया जा सकता था जो भी सच था, अगर वो उस प्रोडक्ट के अंदर कोई खराबी भी थी तो थोड़ी मोटी थी, छोटी मोटी थी, जिसे ऑर्डिनरी डिलीजेंस, थोड़ी मोटी विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ में आप ढूंढ सकते थे, डिस्कवर कर सकते थे उस सच को, तो उस केस में वो आपका फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। और इसके अलावा एक ऐसा फ्रॉड, एक ऐसा धोखा जिस डिड नॉट कॉज द कंसेंट, जिसकी वजह से सहमति नहीं दी पार्टी ने, यानी पार्टी ने तो नॉर्मली नेचुरली दी थी लेकिन उसकी वजह से नहीं दी थी, तो उसको उस केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल नहीं रहेगा। और ये जो ये वाली चीज है कि साइलेंस कब आपका फ्रॉड रहता है, तो एक तो जब उसकी जिम्मेदारी हो बोलने की, जब उसकी जिम्मेदारी हो बोलने की, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि ए सेल टू बी, क्या, ए हॉर्स, ए बेच रहा है, किसको बेच रहा है, बी को बेच रहा है एक घोड़ा, कैसे, बाय ऑक्शन। बताओ, घोड़े की भी बोलियां लग रही हैं, है ना? कौन सी पिक्चर में देख लिया तुमने? सही है, हीरोइन पे बड़ी खास नजर रहती है तुम्हारी। अच्छा चलो खैर, जाने देते हैं। खैर, हालांकि कह रहे हैं कि ए नोज, ए जानता है कि जो घोड़ा है जो बेच रहा है वो अनसाउंड है, वो जानता है। अगर वो जानता ही ना तो एक अलग बात हुई, लेकिन वो तो जानता है कि वो अनसाउंड है। और ए सेज नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, और ये तो बहुत ज्यादा जरूरी बात है। बताओ, ये इससे ज्यादा जरूरी क्या बात हो सकती है कि घोड़ा अनसाउंड माइंड है, पता लगा उसके ऊपर कोई भी बैठा, पलटा दिया, उसी को कुचल दिया, मौत तक के चांसेस हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी बात है
यहां पर तो रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, उसकी ड्यूटी थी, उसे बोलना चाहिए था अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स। तो खैर यहां पर लिखा क्या, सेज नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, दिस इज नॉट फ्रॉड बाय, अरे क्या लिख दिया, नॉट फ्रॉड बाय, ये लिखना चाहिए था इन्हें, पूरा तो वही लिख रहे हैं। हाँ बट ये तो इस कैटेगरी में फॉल करेगा ना, कि देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, कि उसकी ड्यूटी थी, उसकी जिम्मेदारी थी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो कि उसकी मेन यूटिलिटी है उसके बारे में वो बताए। भाई छोटी मोटी बातें, हाँ ऑक्शन चल रहा था। खैर नहीं, ये चीज तो आपकी फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर खैर आनी चाहिए। हाँ तो ऑक्शन तो सही घोड़े की चल रही थी, खराब घोड़े की चल रही थी, और सही घोड़े की ऑक्शन चल रही थी और उसमें खराब घोड़े को आप बेच रहे हो और उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं है, तो नहीं। और बाकी खैर ये क्या कह रहे हैं कि इन अबव एग्जाम्पल बी इज अ एज डॉटर, अगर बी जो की है वो एक ही डॉटर है, hence the relation between the party would make it A's duty to tell B, तो if a horse is unsound। अच्छा यहाँ पे ये कह रहे हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल के अंदर कि बी अगर ए की बेटी है, तो यहाँ पर भी जो ए है ए की ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि भाई जो बी है वो तो अपने फादर के डिसीजन मेकिंग के ऊपर रिलाई करेगी, विश्वास करेगी, तो यहाँ पर ए की जरूर ड्यूटी बन जाती है कि वो बी को इन्फॉर्म करे कि जो हॉर्स है वो अनसाउंड माइंड है। अच्छा पहले वाले एग्जाम्पल पे फिर वो यही कह गए हैं शायद, क्या कि बायर का साथ ले लिया, कि बायर बायर की जिम्मेदारी है कि उसे देखना पड़ेगा, सब कुछ चेक करना पड़ेगा, वो उसी की जिम्मेदारी है कि वो घोड़े को चेक वेक करके ले। खैर मेन मुद्दे की बात की साइलेंस इज अ फ्रॉड, जब उसकी ड्यूटी बनेगी स्पीक करने की, और या फिर कई बार साइलेंस को ही हम बोलने के बराबर मान लेंगे, ऐसे करके बातें। देन इसके बाद में आप जरा आगे बढ़ते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन, जहां मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर मेनली बस यही अंतर रहने वाला है क्या, कि यहां पर जो आपकी इंटेंशन रहेगी के अंदर मेन मुद्दे की बात की जो इंटेंशन रहने वाली है वो नॉट टू डिसीव, कोई धोखा देने वाली नहीं है। यहां पर तो मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर तो आप किसी चीज को थोड़ा गलत तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं, किसी फैक्ट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं होती जिसकी वजह से आपसे कुछ गलती हो जाती है। जैसे वही वाली बात, ये जो घोड़े वाला एग्जाम्पल था कि भाई अनसाउंड माइंड, तो उस एग्जाम्पल में से अगर एक छोटी सी बात हटा दी जाए, ये वाली कि ए को भी जानकारी थी, अब यहां पर तो हम बोल रहे थे कि ए को भी जानकारी थी कि भैया जो घोड़ा है वो क्या पगलाया हुआ है, वो ठीक नहीं है, तो ए को जानकारी थी, लेकिन अगर इसमें से हटा दें कि भाई ए को भी जानकारी नहीं थी, तो उस केस में हम कहेंगे कि भैया मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई। जैसे कि सबसे पहले कुछ एक एग्जाम्पल ही यहां पर देखते हैं, फिर उसके बाद में डेफिनेशन पर आ जाएंगे बड़े आराम से। तो यहां पर तो बेसिकली हर बार जो एक पार्टी रहेगी वो कुछ गलत करेगी, लेकिन उसकी कोई मंशा नहीं है गलत करने की, गलती हो जाती है, गलती से मिस्टेक, है ना। तो सपोज करो ए मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट टू बी, क्या कि जो सी है वो इस कंपनी में डायरेक्टर बनने वाला है, सी विल बी मेड द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ए मेक्स द स्टेटमेंट ऑन द इंफॉर्मेशन डराइव्ड, ए ने ये जो बात बोली थी कि हाँ भाई इस कंपनी के अंदर जल्दी मिस्टर बी सी जो की है वो डायरेक्टर बन जाएगा, ये बोल किसे रहा है, बी को बोल रहा है, और उसने ये इंफॉर्मेशन कहां से डराइव की थी। कई बार होता है ना सुनी सुनाई बात, सुनी सुनाई बात जो वेरीफाई नहीं होती उसको हम किसी और के सामने बक देते हैं, और वो सुनी सुनाई बात होती है गलत। अब सामने वाले पर्सन को तो बोल दिया, इसमें गलती किसकी है, हमारी, कह भी सकते हैं और नहीं भी। खैर तो सुनी सुनाई बात को क्यों बोल रहे हो ऐसे। खैर तो मेक ए ने जो की है एक बात बोल दी है, ये जो स्टेटमेंट दी है कि भाई जो सी है वो डायरेक्टर बनेगा, वो कहां से, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम सी। अब बताओ सी के बारे में बोल रहे हो कि सी डायरेक्टर बनेगा, तो सी से तो पूछ लो कि सी तू डायरेक्टर बनेगा भी या नहीं बनेगा। उसे ये इंफॉर्मेशन पता नहीं किससे मिली है, एम एम ये एम कोई एम है, एम ने बोला था कि सी डायरेक्टर बनेगा, हम खड़े होके मिस्टर बी को बोल रहे हैं भाई सी डायरेक्टर बनेगा, और सी कोई जाना पहचाना कोई बड़ा सा नाम है। तो बी सोच रहा है, बी क्या सोच रहा है कि अरे वाह सी डायरेक्टर बनने वाला है, बढ़िया है, ये तो कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, शेयर्स में पैसा लगा देता हूं। लेकिन आगे चल के क्या होगा, सी तो डायरेक्टर नहीं बनेगा। खैर तो बी ने क्या किया, बी अप्लाइज फॉर द शेयर ऑन द फेथ ऑफ द स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट पर फेथ विश्वास करके जो आगे चलकर झूठ साबित हुई, विच टर्न्स आउट टू बी फॉल्स, जो आगे चलकर झूठ साबित हुई।
द स्टेटमेंट अमाउंटेड मिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आपको पहले से ही पता था कि मिस्टर सी डायरेक्टर नहीं बनेगा और आप फिर भी बोल रहे हो कि मिस्टर सी डायरेक्टर बनेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपकी मंशा होती कि आप धोखा देना चाहते हो, लेकिन आपको तो पता ही नहीं था। आपने तो एम की बात को सुनकर वही करते नहीं है कि इधर की बात उधर वो कर दिया, एक तरह से एम की बात बी को बोल दी और बी ने बेचारे ने कर लिया विश्वास और कर दिया। तो खैर, तो इस केस में आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन रहेगा, इतनी सी बात है। देन इसके बाद में एक और एग्जांपल जरा देखते हैं, जहां ए बिलीव 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 वो बिलीव करता है, हो या ना हो वो पता नहीं है, वो बिलीव करता है कि इंजन ऑफ हिज मोटरसाइकिल बहुत बढ़िया है, एकदम बेहतरीन एक्सीलेंट कंडीशन में है, और उसने बिना चेक कराए वर्कशॉप में इस बात को बी को बोल दिया। फिर से वही लापरवाही, ये लापरवाही करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन में सबके सब। इसमें भी तो ये लापरवाही कर रहा था कि एम की बात को बस बी को बोल दिया बिना वेरीफाई किए कि मिस्टर सी डायरेक्टर बनेगा नहीं बनेगा। एक बार फिर वही कि भाई अपनी मोटरसाइकिल हाँ बहुत बढ़िया है, एकदम एक्सीलेंट कंडीशन में, और प्रॉपर्ली चेक कराए बिना बी को बोल दिया कि मोटरसाइकिल एकदम बेहतरीन, वाज इन एक्सीलेंट कंडीशन। और उसने उसके उस कथन पर ही, उस बात पे ही विश्वास करते हुए बी ने खरीद ली मोटरसाइकिल। तो हुज इंजन प्रूव्ड टू बी डिफेक्टिव, जबकि वो तो डिफेक्टिव निकला, 15 बार खुला इंजन पता नहीं कितनी बार। तो जो अगेन की जो एक ही स्टेटमेंट रहेगी वो एक मिस रिप्रेजेंटेशन रहेगी। बात खत्म। आगे, ए वाइल सेलिंग हिज मेयर, मेयर मतलब हाँ घोड़ी है ना, वही तो होगा, ये घोड़ा घोड़ी यही आ रहे हैं। तो ए वाइल सेलिंग हिज मेयर टू बी, और उस दौरान उसने बोला कि जो मेयर है वो थोरोली एकदम साउंड है। हालांकि जो ए है वो भी बेचारा मासूम ही है, जनरली बिलीव करता है, वो भी विश्वास करता है कि जो मेयर है वो एकदम साउंड है। हालांकि ऑल्दो ही हैज नो सफिशिएंट ग्राउंड, ही हैज नो सफिशिएंट ग्राउंड, ग्राउंड ग्राउंड मतलब हाँ, ग्राउंड मतलब रीजन, हाँ ग्राउंड मतलब रीजन लिखा था ना उस दिन, ठीक है पलटू पेज नहीं। तो बेसिकली ही हैज नो सफिशिएंट ग्राउंड, हालांकि उसके पास कोई कारण नहीं है उसके इस विश्वास का, बस ऐसी विश्वास कर रहा है। फिर वही लापरवाही, फिर वही लापरवाही, डॉक्टर वॉक्टर से चेक नहीं करा सकते थे। खैर, तो लेटर ऑन बाद में ये पाया गया, बी को पता लगा, बी फाइंड्स द मेयर टू बी अनसाउंड, ये तो पगली है ये तो, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन मेड बाय ए इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत रिप्रेजेंटेशन दे दी फिर से, ठीक है। क्या होगा कि शादी होगी या क्या होगा मतलब, ठीक है। खैर, ए बाय एन आर्टिकल, उसने एक आर्टिकल खरीदा थिंकिंग कि वाकई में इसकी जो वर्थ है वो तो 1000 है, व्हेन इन फैक्ट, जबकि आर्टिकल मतलब कोई भी वस्तु, कॉमोडिटी, तो उसने सोचा कि इसकी तो वर्थ 1000 है, ये तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, जबकि इनफैक्ट उसकी वर्थ कितनी है, सिर्फ 500। हालांकि लिखा हुआ है कि देयर हैज बीन नो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑन पार्ट ऑफ द सेलर, सेलर के हिसाब से कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि अगेन वही वर्थ की बात चल रही है। अब चीजों की कीमत तय करने का काम लॉ का नहीं है कि कोई चीज कितने की होगी कितने की नहीं होगी, तो मार्केट वैल्यू है जो कुछ भी हो सकती है। अब वाकई में ये जो ये बात भी बोली जा रही है कि उसकी रियलिटी में वर्थ 500 है, क्या रियलिटी की वर्थ 500 होना क्या ये कोई सो श्योर है? तो जवाब है ना, वो इससे कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि सेलर की तरफ से कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसका तो काम है क्या कि सस्ती चीज को महंगे में बेचना तो उसने तो अपना काम किया है, उसने कहा कि मिसरिप्रेजेंटेशन की है, तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हाँ बिल्कुल ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल पूरी तरह से। अगर आगे चलकर चाहे कि ये जो मिस्टर ए है वो बाद में बोल दे कि अच्छा भैया तुमने तो 500 की चीज 1000 में बेच दी, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहता हूं, तो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, तो जरा आओ देखते हैं कि मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है। जरा देखें, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो रियलिटी में क्या है, विच ऑफ फॉल्स वुड कॉन्स्टिट्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट वुड कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बना देना, बना देना। तो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बना देगा मिसरिप्रेजेंटेशन, कब बना देगा, इफ, अगर मेकर, मेकर मतलब जो स्टेटमेंट दे रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, जैसे कि इस केस में मिस्टर ए, इस केस में मिस्टर ए, इस केस में मिस्टर ए, तो ये मिस्टर ए ही मेकर है, ये जो लापरवाही के साथ में स्टेटमेंट दे रहा था। तो मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू, बताओ मासूमियत के साथ सोचते हैं ये बात तो सच है,
कि सी तो डायरेक्टर बनेगा, इंजन तो बढ़िया है, मेयर एकदम साउंड माइंड है, तो विश्वास करता है कि ये बात सच है। बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन हिज पॉजेस। हालांकि उसकी जो इंफॉर्मेशन वो पॉजेस करता है उसके हिसाब से वो जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड ना होने का मतलब क्या, क्योंकि यहां पर हर केस में लिखा हुआ है इन्होंने, जैसे इसने क्या किया, बेसिकली किसी थर्ड पार्टी की बात पे विश्वास कर लिया। इसमें क्या किया, उसने वर्कशॉप में चेक ही नहीं कराया। ये कह के स्पेस पे रहा है कि हाँ भाई मोटरसाइकिल तो एकदम एक्सीलेंट कंडीशन में, हाँ अगर वही किसी से चेक वैक कराता तो कोई बात होती। ये किस बेसिस पे कह रहा है, तो नहीं, कोई बेस नहीं था। ये भी किस बेसिस पे कह रहा है, कोई बेस नहीं था। लिखा भी हुआ है केस स्टडी में, ही हैज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द बिलीव, उसके पास कोई कारण नहीं था। तो बेसिकली एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बना देगा मिस रिप्रेजेंटेशन इफ मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू, वो उसे सच मानता है, बट जबकि उसके पास कोई जस्टिफाइड कारण नहीं है उस इंफॉर्मेशन का जो वो पॉसेस करता है। पॉसेस करना मतलब होना, उसके पास होना, तो उसका कोई कारण नहीं है। इसके अलावा यहां ये और क्या कह रहे हैं कि व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी बाय ए पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, यहां कोई इंटेंशन टू डिसीव तो नहीं होती। वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी बाय ए पर्सन, ब्रीच तो हो गई है ड्यूटी की, जो आपने जिम्मेदारी निभाई है वो सही से तो नहीं निभाई है। ब्रीच का मतलब तोड़ना, उल्लंघन करना, तोड़ना, खराब शब्द है ये, ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी। तो ब्रीच तो हो गई है लेकिन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव विच ब्रिंग्स एन एडवांटेज टू हिम, जिससे आपको फायदा तो पहुंच गया है। ऑब्वियसली बेकार मोटरसाइकिल बेच दी, पैसा आ गया, खराब घोड़ी बेच दी, पैसा आ गया, ठीक है, तो ऐसे करके फायदा तो हो गया है आपको। खैर, और बाकी आगे क्या लिखा है, व्हेन ए पार्टी कॉजेज इवन दो डन इनोसेंटली, हालांकि मासूमियत के साथ आप कर रहे थे और अदर पार्टी उस बेसिस पे ही एग्रीमेंट में आ रही थी, वो एक गलती कर रही है एज टू द सब्जेक्ट मैटर। यानी आखिरी वाली बात में लिख दिया कि आपने जो गलती की थी, हालांकि मासूमियत के साथ की थी, लेकिन उसी ही गलती की वजह से सामने वाली पार्टी एग्रीमेंट में आ रही है। तो इन सारी चीजों को फिर हम मिसरिप्रेजेंटेशन कह देते हैं। तो खैर इस बार इन्होंने डेफिनेशन के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन के ये अलग अलग पॉइंट नहीं है, यानी जैसे फ्रॉड की डेफिनेशन के अंदर जो अलग अलग पॉइंट आपके गिवन थे वो सभी के सभी फ्रॉड की डेफिनेशन को बनाते हैं। फ्रॉड के अंदर आपका ये भी आता है, 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 लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन ऐसी नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन तो मान के चलो ये सिर्फ और सिर्फ पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में तो बस इतना कह रहे हैं कि हाँ भाई उसमें कोई इंटेंशन नहीं होती रिसीव करने की, और तीसरे पॉइंट में तो बस इतना कह रहे हैं कि जो सामने वाली पार्टी है वो एग्रीमेंट में एंटर होती है उसी बात की वजह से। हाँ हाँ, नहीं लिखना तो है ही बिल्कुल, लिखना तो है ही बिल्कुल, क्यों नहीं लिखना। तो बताओ जी, ये बात समझ में आ गई है क्या? और डन। अब इसके बाद में जरा फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में डिफरेंस फटाफट से पढ़ लें, जो ये काफी ज्यादा आसान है, और जिसमें सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस तो क्या है भैया, इंटेंशन का। इंटेंशन, डिसीव मतलब धोखा। तो बेसिकली सबसे ज्यादा मेन जो डिफरेंस का बेसिस रहेगा वो रहेगा आपका इंटेंशन का, कि यहां पर तो आपका इंटेंशन होता है डिसीव करना सामने वाली पार्टी को किसी सच को छुपाकर। यहां पर तो कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि आप बेसिकली किसी पार्टी को डिसीव करो, ऐसी कोई नहीं होती। अगर बात करें नॉलेज ऑफ ट्रुथ, फ्रॉड में तो सब पता होता है आपको, बहुत तेज हो तुम, सब सच पता है फिर भी नहीं बोलोगे। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में तो बड़े मासूम हो आप, है ना, बेचारे को पता ही नहीं है सच, सच पता होता तो शायद सच भी बोल देता, सच ही नहीं पता है, क्या कर सकते हैं। तो पर्सन मेकिंग अ सजेशन, यहां पर तो वो जो सजेशन दे रहा है वो इवन एज अ फैक्ट के तौर पर देता है, जबकि बिलीव करता है कि जो स्टेटमेंट है वो तो अनट्रू है। और जबकि यहां पर तो पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है वो बिलीव करता है इट टू बी ट्रू ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू। बताओ, इतना ज्यादा मासूम, गैर जिम्मेदार इंसान, लापरवाह इंसान। हाँ, ऐसे करके। इसके अलावा रिसीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। रिसीशन का मतलब वही रिसाइंड करना, कैंसल करना। तो यहां पर हमने कहा भी था कि जो इंजर्ड पार्टी होगी, इंजर्ड पार्टी मतलब एग्रीव्ड पार्टी, जिसको इंजरी हुई है, नुकसान हुआ है, तो कैन रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट भी क्या होता है, रिसाइंड ही होता है। रिसाइंड क्या होता है, रिसाइंड कैंसल होता है। तो रिप्यूडिएट कुछ और नहीं बल्कि कैंसल है आपका, कि जो पार्टी है वो कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट, और बल्कि इवन नुकसान हुआ होगा तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। यहां पर तो ठीक है, मतलब जो इंजर्ड पार्टी होगी वो रिप्यूडिएट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, और इवन स्यू कर सकती है फॉर रीइंस्टीट्यूशन बट कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस। डैमेजेस की बातें नहीं करेंगे। ये रेस्टिट्यूशन क्या है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि
हम बेसिकली इंसिस्ट करेंगे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म जरूर करना पड़ेगा, ऐसे करके बातें। मेन मुद्दे की जो बात है वो यही है कि यहां पर तो डैमेजेस की भी बातें होती हैं, लेकिन यहां पर तो कोई डैमेजेस की बातें नहीं होंगी। यहां पर बस आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, बस यहां पर कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देंगे और डैमेजेस भी क्लेम करेंगे। यहां पर मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ, सच जानने का मौका। तो फ्रॉड के केसेस में तो ये जो पर्सन फ्रॉड कर रहा होता है यही अपने आप में इतना तेज होता है। इवन सामने वाले पर्सन के पास कोई मौका नहीं होता कि वो सच का पता लगा सके। ये वाली सिचुएशंस होती हैं। ये मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर तो इससे गलती हो रही होती है, हालांकि इसके पास मौका तो होता है कि ये सच पता लगा ले, लेकिन ये तो मासूम होता है, ऐसे करके कुछ बात। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि जो पार्टी यूजिंग द फ्रॉडलेंट एक्ट कैन नॉट सिक्योर और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, वो खुद को सिक्योर नहीं कर सकता, खुद को बचा नहीं सकता बाय सेइंग दैट, ये कहकर, क्या कहकर कि इंजर्ड पार्टी हैड मींस टू डिस्कवर द ट्रूथ, कि इंजर्ड पार्टी यानी जिस पार्टी को नुकसान हुआ है, हैड मींस उसके पास मौका था, जरिया था, क्या जरिया, कि वो सच पता लगा सकती थी। तो ये कह ही नहीं सकता, ये कह नहीं सकता। लोग गर्दन मरोड़ देता है, आप अब कुछ नहीं बोलोगे, बात खत्म हो गई। आप कल को ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई वो भी तो देख सकता था, वो भी तो देख सकता था, नहीं तुम धोखा दे रहे हो। धोखे के केस में सामने वाले पर्सन के पास मौका ही नहीं होता, ये पर्सन ही इतना ज्यादा तेज होता है, ये मौका देता ही नहीं है। लो समझता है इन बातों को, और जैसे ही कोई भी चीज फ्रॉड की कैटेगरी में आती है तो वो ये कभी कह नहीं सकता, वो खुद को सिक्योर कर नहीं सकता, वो खुद को प्रोटेक्ट कर नहीं सकता इस तरह की बातें बोलकर। यहां यहां तो कह सकता है वो कुछ हद तक। पार्टी कैन प्लीड, प्लीड मतलब, प्लीड मतलब मूवी में देखा है? नहीं, मूवी में देखा है कई बार जब वो कोर्ट के अंदर केस चल रहा होता है तो वो एडवोकेट या जज कहते हैं आमतौर पे, तुम अपनी दलील में क्या कहना चाहोगे, तुम अपनी दलील में क्या कहना चाहोगे। दलील क्या होता है, दलील का मतलब अपने बचाव में बोला गया कोई कथन। बिल्कुल, बचाव में बोला गया कथन, बचाव में बोला गया कथन। जब आपके ऊपर आरोप लगेगा क्या करोगे तुम, क्या करोगे, अपने बचाव में कुछ कहोगे या नहीं कहोगे? तो जो कहोगे वो प्लीड है। कभी भी गौर करना, और इवन आजकल तो काफी सारी मतलब मूवीज बिल्कुल बिल्कुल मतलब जो कोर्ट रूम ड्रामा जिस तरीके से असल जिंदगी में होता है बिल्कुल उसी तरीके से दिखाने लगे हैं। पहले के जमाने में तो जो कोर्ट रूम की सिचुएशंस होती थी वो अलग ही दिखाते थे, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता था। लेकिन आजकल तो बिल्कुल वैसे ही दिखाते हैं। तो जस्ट लाइक जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जैसे अगर आपके ऊपर कोई भी आरोप लगा, पुलिस वाले पकड़ के ले गए, सबसे पहले कोर्ट के अंदर आपकी पेशी हुई, तो सबसे पहले आपको यही बोला जाएगा कि आप प्लीड क्या करते हो, दलील क्या देते हो, गिल्टी या नॉट गिल्टी। अगर आप गिल्टी ही दे देते हो तो बात ही खत्म, आज ही केस खत्म, आज ही फैसला आ जाएगा, बात खत्म हो गई। शायद उसमें भी, हालांकि शायद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कानून अगर कोई कह रहा है कि वह गिल्टी है तो उसको गिल्टी मान के तुरंत सजा दे देगा, क्योंकि ये तो खुद मान रहा है ना। ना 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 ना, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाला पर्सन किसी दूसरे इंसान को बचाने के लिए खुद गिल्टी बोल रहा हो। तो बेसिकली अगर वाकई में सबूत, प्रूफ ये बात इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये है दोषी, और फिर वो भी कह रहा है कि मैं दोषी हूं, तब 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 होगा। अगर जब तक वो बोलता रहेगा नॉट गिल्टी नॉट गिल्टी नॉट गिल्टी, तो तब तक तो बेसिकली प्रूव करना पड़ेगा, वाकई में प्रूव करना पड़ेगा। और जब तक पुलिस वाले किसी भी तरीके से उससे बुलवा ना ले कि वो गिल्टी है, उससे कथन ना ले लें कि वो गिल्टी है, तो तब तक उसे सजा नहीं हो सकती आमतौर पर। तो बेसिकली प्लीड क्या होता है, दलील देना, अपने बचाव में बोला गया कोई कथन, अपने बचाव में बोली गई कोई बात। तो यहां नहीं बोल सकता वो, वहां खुद को सिक्योर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। यहां तो कह रहे हैं पार्टी कैन प्लीड दैट, कि एंजोर पार्टी उसके पास मौका था, वो अपने बचाव में यही बोलेगा सामने वाली पार्टी के पास भी तो मौका था, वो भी तो देख लेते, वो नहीं देख सकते थे, अभी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, इसे नहीं देखना चाहिए। भाई मैं थोड़ी लगा रहा हूं पैसा, मिस्टर ए लगा रहा है पैसा, मिस्टर बी लगा रहा है। जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, उसे नहीं चेक करना चाहिए था। खरीदने वाला ये जो मिस्टर बी है, बस ऐसे ही मेरी बात पे ही विश्वास कर लिया कि मोटरसाइकिल बढ़िया है, वो चेक करा लेता मोटरसाइकिल ठीक है नहीं है।
ये घोड़ी खरीद रहा था, ये नहीं देख सकता था? ठीक है, मतलब एक बात है, ठीक है, तो मतलब यहाँ ये दे सकता है ये दलील कि इंजर्ड पार्टी के पास भी मौका तो था, क्योंकि मैंने कोई ऐसा नहीं कि कोई जाल बुना था, मैं कोई फ्रॉड थोड़ी ना कर रहा था कि कोई जाल बुना था, बातों का ऐसा जाल बुना था कि आपके पास कोई मौका ही नहीं था, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। तो इंजर्ड पार्टी के पास में मौका था